Hello friends, yesterday we were talking about the fertilization in एंजियोस्पर्म। कल हम आवर्त बीजियों में निषेचन के बारे में पढ़ रहे थे। फर्टिलाइजेशन में यानी कि निषेचन में हम देखते हैं कि मेल और फीमेल गैमेट का संयुग्मन होता है। दैट इज इन fertilization we see that there is fusion of male and female gamete. What happened? क्या हुआ था कि ये हमारी कार्पल है यानी कि अंडप है और इस अंडप पर पोलन ग्रेन टू सेल्ड कंडीशन में दो कोशिकीय अवस्था में आकर गिरा था। इसमें दो कोशिकाएं जो थी उनमें से एक कोशिका जो थी उसको हमने कायिक कोशिका कहा यानी कि वेजिटेटिव सेल कहा और इसी के अंदर जनन कोशिका जनरेटिव सेल वो धस गई थी और दो झिल्लियों से आवृत हो गई थी। तो ये रही तुम्हारी जनरेटिव सेल। अब ये बाहर वाली परत एक्साइन है और अंदर वाली परत इंटाइन है। तो सबसे पहले जो इंटाइन होती है ये सफेद वाली ये पराग नलिका का निर्माण करती है। पराग नलिका मीन्स पोलन ट्यूब और पोलन ट्यूब जो होती है वह पैक्टो सेल्यूलोज की बनी होती है। ये पोलन ट्यूब इसकी खोज जो थी वह जीबी एमिसी ने करी थी। जीबी एमिसी ने इसकी खोज करी थी। पराग नलिका इस कार्पल से भोजन अवशोषित करती है। दैट इज द पोलन ट्यूब एब्जॉर्ब द फूड फ्रॉम द कार्पल एंड देन इट इंक्रीजेस इन द लेंथ बट इन द मिडवे मध्य मार्ग में बोरोन की कमी हो जाती है जिसके कारण यह फट जाती है और फटने पर यह कहती अब मैं पूछूंगा इसको कि भाई अब पराग नलिका कौन बनाएगा। तो जो टीसी होती है यानी कि ट्यूब सेल जिसे हम लोग नाल कोशिका कहते हैं वह वृद्धि करती है और वह आगे चलकर पराग नलिका का निर्माण करती है। ये पराग नलिका बन गई। किसने बनाई? नाल कोशिका ने। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो आगे ही आगे होता है और ये न्यूक्लियस जो होता है इट कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ द पोलन ट्यूब और इट इंक्रीजेस द लेंथ, इट रेगुलेट्स द लेंथ ऑफ द पोलन ट्यूब। अब हमारे पास में पीछे ये जनन कोशिका है, जनरेटिव सेल है। यह नीचे की तरफ आती है और इसके अंदर एक माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होने पर हमें मालूम है कि दो कोशिकाएं मिलती हैं। तो ये हमारे पास में दो कोशिकाएं मिल गई।
इन्हें हम लोग मेल सेल 1 और मेल सेल 2 कहते हैं, जो नर युग्मक है। नर युग्मक 1, नर युग्मक 2, दोनों ही हैप्लॉइड है, फिर पूरा पोलन ग्रीन ही हैप्लॉइड है। ये दोनों अमीबॉइड मूवमेंट करते हैं, अमीबीय गति करते हैं, अमीबॉइड मूवमेंट करते हैं। और यहां पर ये आपका ट्यूब न्यूक्लियस है, नाल केंद्रक। अब हमारे पास में नर युग्मक रेडी हो चुके हैं और इस समय ये पोलन ग्रेन, जिसे हम लोग मेल गैमेटोफाइट या नर युग्मोद्भिद कहते हैं, में 3 कोशिकाएं हमको देखने को मिल रही हैं। इस समय इसको हम परिपक्व नर युग्मकोद्भिद यानी कि मैचर्ड मेल गैमेटोफाइट कहेंगे। अब बात चलती है कि इनके अंदर जो ये नर युग्मक हैं, ये किस प्रकार से अंड कोशिका से मिलकर निषेचन करेंगे। ये हमारा एम्ब्रियोसैक यानी कि भ्रूण कोश है, जिसमें 3 यहां पर एंटीपोडल सेल्स थी, प्रतिमुखी कोशिकाएं थी, और 2 जो होती हैं ये प्राइमरी न्यूक्लियस यानी कि प्राथमिक केंद्रक होते हैं। और इस जगह पर हमारे पास अंड उपकरण यानी कि एग एपरेटस पाया जाता है, जिसमें हमें 2 सिनर्जिड और 1 अंड कोशिका देखने को मिलती है। तो ये भी आपका सिनर्जिड है, सहाय कोशिका, ये भी आपका सिनर्जिड है, सहाय कोशिका, और ये आपकी अंड कोशिका है, जिसको हम लोग एग सेल कहते हैं। अब 2 जो सिनर्जिड है S1 और S2, उनमें से एक जो होता है वह फिलीफॉर्म उपकरण में बदल जाएगा। ये बदल गया फिलीफॉर्म उपकरण में। तो ये S1 जो है फिलीफॉर्म एपरेटस यानी कि उपकरण में बदल गया। ये पराग नलिका को आकर्षित करने के लिए उत्तरदायी होता है। अंड कोशिका ये रही। निषेचन के पूर्व, बिफोर फर्टिलाइजेशन, ये दोनों प्राथमिक केंद्रक जो होते हैं वह एक कोशिका में आ जाते हैं। इसको हम लोग अब भ्रूणपोष, मात्र कोशिका कहते हैं। एंडोस्पर्म मदर सेल ये डिप्लॉयड है इस वक्त, यानी कि प्राइमरी न्यूक्लियस और प्राइमरी न्यूक्लियस दोनों मिलकर सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं। और ये सेकेंडरी न्यूक्लियस जो होता है, इट रिप्रेजेंट द एंडोस्पर्म मदर सेल। हालांकि एंडोस्पर्म का निर्माण जो होता है वो 3 कोशिकाओं के मिलने से बनता है। अब ये जो नाल है, पराग नलिका, ये यहां से इधर एंटर करेगी बीजांड द्वार की तरफ। द एंट्री
of the pollen tube may occur by different method. पराग नलिका की प्रविष्टि बीजांड में अलग अलग विधियों से होती है, जिनमें से एक विधि जो है उसे कहते हैं पोरोगैमी। पोरोगैमी पोरोगैमी में क्या होगा कि पराग नलिका माइक्रोपाइल से बीजांड द्वार से प्रविष्ट करेगी। अधिकांशतः या यूं कह दीजिए मोस्ट कॉमन प्रकार की प्रविष्टि जो होती है वह बीजांड द्वारीय होती है या पोरोगैमी होती है। दूसरे प्रकार की होती है मीजोगैमी। मीजोगैमी जो होती है उसको यदि आप देखोगे तो वह इंटेग्यूमेंट से, अध्यावरण से पैदा मतलब प्रविष्ट करती है, इंटेग्यूमेंट से। और तीसरे प्रकार की जो होती है उसको बोलते हैं चलाजोगैमी। चलाजोगैमी जो होती है वो चलाजा से यानी कि यहां से प्रविष्ट करती है। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि अधिकांशतः पराग नलिका कहां से प्रविष्ट करती है, तो आंसर होता है बीजांड द्वार से, जो कि पोरोगैमी कहलाता है और मोस्ट कॉमन होता है। अब हमें यह देखना है कि और क्या परिवर्तन होते हैं निषेचन के समय। ये हमारी S1, ये हमारी S2, S1 फिलीफॉर्म उपकरण में बदल गई, ऑक्सिन देती है। ऑक्सिन के कारण यह पराग नलिका आकर्षित होती है। इसका मतलब पोलन ट्यूब जो होती है, पराग नलिका जो होती है, वो रसायन अणु वर्तनी गति प्रदर्शित करती है, यानी कि कीमोट्रॉपिक होती है। अब बात चलती है कि ये दोनों मेल सेल जो होते हैं वह अमीबॉइड गति प्रदर्शित करते हैं, और अंदर जो जीव द्रव्य होता है या साइटोप्लाज्म जो होता है, साइटोप्लाज्म, वह कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस का मतलब हो गया रसायन अणु चलनी गति प्रदर्शित करता है। अब जो पराग नलिका है इस प्रकार से 3 प्रकार की गति को प्रदर्शित कर रही है। एक तो कीमोट्रॉपिक, एक अमीबॉइड मूवमेंट और एक कीमोटैक्सिस। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन से प्रकार की गति यह प्रदर्शित करता है। अब यह पराग नलिका यहां आती है और अब यह धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हुई, तो अब इसको जगह चाहिए, तो पहले ये सिनर्जिड्स वाले क्षेत्र से होकर गुजरेगी, और सिनर्जिड जो होता है वह विलुप्त हो जाता है एक, जिसके कारण पराग नलिका को स्थान मिलता है। और अब ये पराग नलिका अंदर जाकर फट जाती है अंतः परासरण के कारण। तो इसका जो ट्यूब न्यूक्लियस आगे ही आगे था वो यहां पर एक्स बॉडी के रूप में आपको दिखाई देगा, और इसके पहले जो सिनर्जिड्स विलुप्त हुई उसका केंद्रक भी एक्स बॉडी के रूप में अपने को दिखाई देगा, और इस प्रकार से 2 एक्स बॉडीज हमको देखने को मिलेगी जो कि हैप्लॉइड होगी। अब क्या होगा, अब निषेचन होगा। देखिए साहब कि एंजियोस्पर्म का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वह होता है डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन।
द्विनिषेचन व त्रिसलयन होता है। 2 बार निषेचन होगा क्योंकि 2 मेल गैमेट है हमारे पास। अब इन एम्ब्रियो सैक में अभी 3 एंटीपोडल सेल्स थी, वो विलुप्त हो जाएंगी। 1 सिनर्जिड विलुप्त हो गई। तो अब हमारे पास में 3 केंद्रक तो मिले, कहां पर? एम्ब्रियो सैक के अंदर, और 2 केंद्रक मिले पराग नलिका के अंदर। तो टोटल कितने केंद्रक भाग लेंगे डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन के अंदर? 5। ध्यान रहे, ये क्वेश्चन आता है। अब क्या होगा? अब होगा डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, यानी कि द्विनिषेचन और त्रिसलयन की प्रक्रिया मैं आपको समझाने जा रहा हूं। ये द्विनिषेचन और त्रिसलयन जो होता है, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन जो होता है, उसमें क्या क्या होता है? मैं कहता हूं कि फर्स्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब प्रथम निषेचन। तो प्रथम निषेचन किस किस के बीच में होगा? ये मेल सेल 1 थी और ये पहले एक्स सेल के साथ में मिलेगी। तो मेल सेल 1 प्लस एग सेल इज इक्वल टू जाइगोट। नर कोशिका 1 और अंड कोशिका के केंद्रक के सलयन को हम लोग सिनगैमी कहते हैं। दैट इज द फ्यूजन ऑफ द मेल न्यूक्लियस एंड एग न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज सिनगैमी। तो इसको हम लोग सिनगैमी कहते हैं। तो सिनगैमी का अध्ययन जो था, इट वॉज डन बाय स्ट्रासबर्गर। स्ट्रासबर्गर ने सिनगैमी का अध्ययन किया था। किसमें किया था? इन मोनोट्रापा। मोनोट्रापा के अंदर इसका अध्ययन किया गया था। अब बात चलती है कि दूसरा निषेचन कौन करेगा? दूसरी सेल करेगी, मेल सेल 2, मगर किससे करेगी? इससे करेगी। और ये आपका क्या बन गया था? सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो सेकेंड फर्टिलाइजेशन होने जा रहा है, जो किस किस के बीच में होगा? सेकेंडरी न्यूक्लियस यानी कि द्वितीय केंद्रक और मेल सेल 2 के बीच में होगा। ये आपका डिप्लॉइड है, ये आपका हैप्लॉइड है। तो ये अब आपको जो है 3n वाली स्ट्रक्चर देगा, जिसको अपन लोग बोलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म मदर सेल, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कहते हैं, जो कि त्रिगुणित होगी। अब यहां पर पॉइंट समझने का है जो अक्सर पूछा जाता है नीट में। युग्मनज का परिवर्तन पहले होगा या प्राइमरी एंडोस्पर्म मदर सेल का, या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का परिवर्तन पहले होगा? तो हमारा आंसर होगा कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का डेवलपमेंट पहले होगा, क्योंकि ये त्रिगुणित है। इसमें साइटोप्लाज्म की मात्रा अधिक होती है और ये द्विगुणित है, तो इट विल डेवलप लेटर ऑन, एंड ये डेवलप करेगा पहले। तो फर्स्ट डेवलपमेंट, पहला परिवर्तन जो होता है वो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के अंदर होगा, और सेकंड डेवलपमेंट इसमें होगा, डेवलपमेंट लेटर ऑन आफ्टर एंडोस्पर्म। ये लाइन बहुत पूछते हैं, याद कर लेना।
जिम्नोस्पर्म के अंदर उल्टा होता है। जिम्नोस्पर्म के अंदर जायगोट द्विगुणित होता है तो वो पहले डेवलप करता है, और एंडोस्पर्म अगुणित होता है यानी कि हैप्लॉइड होता है तो वह बाद में डेवलप करता है। पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर कितनी सेल्स ने मिले? 3। तो इसको बोलेंगे 3 सेलों के मिलन को हम लोग ट्रिपल फ्यूजन यानी कि त्रिसलयन कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिसलयन हम लोग इसको कहेंगे। सिनगैमी ये हो गई, ट्रिपल फ्यूजन ये हो गया, दोनों को मिला दो तो डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। डबल फर्टिलाइजेशन इज इक्वल टू सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन। अच्छा क्वेश्चन बनता है इसमें से भी कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, कि जब सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों को मिला दिया जाए तो हम उसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो पहला निषेचन मेल सेल 1 और एक्स सेल के बीच में हुआ, जायगोट बना, डिप्लॉयड, जिसे सिनगैमी का स्ट्रासबर्गर ने खोज करी थी मोनोट्रापा में। सेकेंड फर्टिलाइजेशन सेकेंडरी न्यूक्लियस जो कि डिप्लॉयड है उसका मेल सेल 2 के साथ में हुआ और हमको प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस मिला जो कि त्रिगुणित होता है। चूंकि ये त्रिगुणित है इसलिए इसका पहले डेवलपमेंट होगा और जायगोट का डेवलपमेंट एंजियोस्पर्म के अंदर बाद में होता है। डबल फर्टिलाइजेशन इज इक्वल टू व्हाट? सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन। अब ये जो डबल फर्टिलाइजेशन है इसकी खोज नावस्चिन, एस.जी. नावस्चिन नाम के व्यक्ति ने करी थी। एस.जी. नावस्चिन नाम का जो व्यक्ति था उन्होंने फ्रिटिलेरिया के अंदर द्विनिषेचन की खोज करी थी। हम यदि देखें किसको, डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन को, तो इसमें प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो कि त्रिगुणित है वह पैदा हुआ। पहले उसका डेवलपमेंट मैं बताऊंगा, फिर मैं जायगोट का डेवलपमेंट यानी कि एम्ब्रियोजेनी बताऊंगा। सो डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि 3 प्रकार का होता है। एक कहलाता है सेल्यूलर, एक कहलाता है न्यूक्लियर और एक कहलाता है हैलोबियल। इनमें प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस 3N जो बना वहीं से शुरुआत होगी तीनों में। ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है तीनों में और वहीं से इसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं। अब सेलुलर एंडोस्पर्म मैंने सबसे पहले लिखा है, इसका मतलब कोशिकीय प्रकार का भ्रूणपोष सबसे पहले विकसित हुआ। इसके अंदर मैनी यानी कि अनेक माइटोसिस होंगे और एंड में ऐसा भ्रूणपोष हमको मिलेगा। माइटोसिस में क्या होता है? पहले कैरियोकाइनेसिस होती है, फिर साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, लगातार इस प्रकार से समसूत्री विभाजन होते रहते हैं और हमको अंत में सेल्यूलर प्रकार का भ्रूणपोष प्राप्त होता है। सभी के अंदर एंड में सेल्यूलर प्रकार का भ्रूणपोष मिलेगा, परंतु मोड ऑफ डिवीजन विल बी डिफरेंट, लेकिन विभाजन की जो विधि होगी वो अलग अलग हमको देखने को मिलेगी। ये सेलुलर एंडोस्पर्म जो है
सबसे पहले किसके अंदर मिला? तो एग्जाम्पल होता है प्रिमिटिव, यानी कि आद्य एंजियोस्पर्म में। सबसे पहले जो एंजियोस्पर्म विकसित हुए उनके अंदर हमको देखने को मिला। यह 25% फैमिलीज में मिलता है। अब अपन आए न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के ऊपर। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म को देखो तो इसके अंदर पहले मैनी कैरियो काइनेंसिस होंगी, यानी कि अनेक केंद्रकीय विभाजन देखने को मिलेंगे। और फिर होगा साइटोकाइनेंसिस। और साइटोकाइनेंसिस जब होगा तो एंड के अंदर, जैसा कि मैंने कहा, सभी में कोशिकीय भ्रूणपोष प्राप्त होगा। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो होता है यह मोस्ट कॉमन होता है और 56% फैमिलीज में आपको मिलेगा। बन सकता है क्वेश्चन, सो बी केयरफुल। अब हमारे पास में यह प्रश्न आता है कि ये किस में मिलता है? तो आंसर होता है एग्जाम्पल इन डाइकॉट, द्विबीजपत्रियों के अंदर केंद्रकीय प्रकार का भ्रूणपोष देखने को मिलता है। अब आता है हेलोबियल। हेलोबियल में क्या होगा कि एक माइटोसिस होगी और ये माइटोसिस के कारण 2 कोशिकाएं हमको मिलेंगी। फिर प्रत्येक कोशिका के अंदर, यानी कि इन ईच डॉटर सेल्स मैनी कैरियोकाइनेंसिस अकर। अनेक कैरियोकाइनेंसिस होती हैं। ये डॉटर सेल है, पुत्री कोशिका, ये भी डॉटर सेल है, पुत्री कोशिका। अब इनके अंदर बहुत सारे केंद्रकीय विभाजन हुए, विच इज फॉलोड बाय, जिसके बाद में साइटोकाइनेंसिस होती है। और साइटोकाइनेंसिस जब होती है तो एंड के अंदर, जैसा कि फिर कह रहा हूं, हमको कोशिकीय प्रकार का भ्रूणपोष मिलता है। यह हेलोबियल प्रकार का भ्रूणपोष जो होता है वह मोनोकॉट में होता है, यानी कि एक बीजपत्रियों के अंदर हमको देखने को मिलता है। तो ये रहे हमारे पास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। द फर्स्ट वन वाज योर सेलुलर, द सेकंड वन वाज योर न्यूक्लियर, एंड द थर्ड वन वाज योर हेलोबियल. At the end of all the three, the cellular endosperm is produced, and the endosperm of the angiosperm is 3N, त्रिगुणित होता है. अब आता है हमारे पास में एक प्रश्न और कि नारियल के अंदर जो भाग खाया जाता है वह कौन सा भाग आप खाते हैं? तो इसमें दो चीजें होती हैं. कोकोनट में, जिसे हम लोग कोकस नूसीफेरा कहते हैं, कोकोनट नारियल ये रहा, इसको हमने काटा तो ये गिरी, ये गोला मिलता है. तो कोकोनट में जो भाग खाया जाता है वह कहलाता है एंडोस्पर्म, यानी कि भ्रूणपोष खाया जाता है. एंडोस्पर्म इज ईटन. ये एंडोस्पर्म दो प्रकार का होता है. एक तो ये ठोस वाला अपन जो खाते हैं, ये होता है सेल्यूलर, यानी कि कोशिकीय प्रकार का, गिरी जिसे हम लोग कहते हैं.
और एक होता है कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क को बोलते हैं अपन लोग नारियल का पानी। यह सिंसाइशियल होता है, यानी कि केंद्रकीय होता है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है, तो आप कहोगे भ्रूण पोष, यानी कि एंडोस्पर्म खाया जाता है, जो कितनी प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, सेलुलर एंडोस्पर्म और केंद्रकीय एंडोस्पर्म, न्यूक्लियर या सिंसाइशियल एंडोस्पर्म। ये सॉलिड होता है और ये नारियल का पानी अपन पीते हैं तो यह लिक्विड होता है। अब अगर हम देखें सुपारी को, सुपारी जिसे हम लोग एरिका कहते हैं, एरिका के अंदर रूमिनेट प्रकार का एंडोस्पर्म पाया जाता है। सुपारी, बीटल नट जिसे हम लोग कहते हैं रूमिनेट प्रकार का एंडोस्पर्म देखने को मिलता है। अब बात चलती है कि जो एंडोस्पर्म होते हैं उनमें जैसे टमाटर का भी होता है, मक्का का मोज़ेक होता है, अलग अलग प्रकार के एंडोस्पर्म हमको देखने को मिलते हैं। बात ये चलती है कि जो एंडोस्पर्म होते हैं एंजियोस्पर्म के, क्या वो हमेशा त्रिगुणित होते हैं? तो आंसर होता है नहीं, क्योंकि जैसे कि ऑर्चिडेसी को देखिए, ऑर्चिडेसी में तो एंडोस्पर्म की प्लॉइडी यानी कि गुणितता कैसी होती है? एन होती है। फिर अपन चले नंबर 2 जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म के अंदर जो प्लॉइडी होती है, सॉरी ऑर्चिडेसी में 0 होता है, n इज इक्वल टू 0, और ऑर्चिडेसी में जिम्नोस्पर्म के अंदर हैप्लॉइड होता है। फिर आता है हमारे पास में ओइनोथीरा। ओइनोथीरा के अंदर डिप्लॉइड होता है। एंजियोस्पर्म के अंदर ट्रिप्लॉइड होता है। प्लम्बेगो में फाइव एन होता है। पेपरोमिया में 15N होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के एंडोस्पर्म में अलग अलग प्रकार की प्लॉइडी पाई जाती है। अब बात यह चलेगी कि जायगोट का डेवलपमेंट कैसे होता है, हाउ द डेवलपमेंट ऑफ द जायगोट अकर्स। तो उसमें हम कहेंगे कि अब हम एंजियोस्पर्म की भ्रूणिकी का अध्ययन करने जा रहे हैं। आइए एम्ब्रोजेनी। इन एंजियोस्पर्म यानी कि आवर्त बीजियों में भ्रूणिकी। भ्रूणिकी मीन्स डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। ये भ्रूणिकी जो थी एंजियोस्पर्म में
वो हैंस्टीन, फेमेंटजिन और सॉग्स ने बताई थी। गिवन बाय हैंस्टीन, फेमेंटजिन एंड सॉग्स, उन्होंने जो है बताई थी। जायगोट जो होता है, युग्मनज जो होता है, उससे भ्रूण का निर्माण होगा। तो ये हमारा जायगोट, इसके अंदर एक अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स माइटोटिक डिवीजन हुआ, तो हमें 2 सेल मिलती हैं। एक सेल कहलाती है एम्ब्रियोनल सेल और दूसरी कहलाती है बेसल सेल। एम्ब्रियोनल सेल का मतलब भ्रूणीय कोशिका और बेसल सेल का मतलब आधारीय कोशिका। इनमें एम्ब्रियोनल सेल के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, तो ये एम्ब्रियोनल सेल को हमने अभी छेड़ा नहीं। लेकिन जो बेसल सेल होती है उसमें मैनी माइटोटिक डिवीजन अकर, जिसके कारण कोशिकाओं की पंक्ति प्राप्त होती है। 1 2 3 4 और ये 12। एम्ब्रियोनिक सेल के नीचे जो सेल होती है उसको हाइपोफाइसिस कहते हैं। और आखिरी सेल जो होती है ये वाली, इसको हॉस्टोरियल सेल कहते हैं, चूष्कांग कोशिका कहते हैं। हाइपोफाइसिस में से क्वेश्चन बनता है, बनने की संभावना होती है, क्योंकि इसका फंक्शन पूछा जाता है, कार्य, फंक्शन। इट फॉर्म्स द टिप ऑफ द रेडिकल। यह रेडिकल का टिप बनाता है, यानी कि जो मूलांकुर होता है उसके पीछे का, यानी आगे वाला भाग बिल्कुल शीर्ष बनाता है। मूलांकुर शीर्ष का निर्माण हाइपोफाइसिस करता है। यहां से लेकर और हॉस्टोरियल सेल के बीच में जो कोशिकाएं होती हैं 1 से लेकर 10 तक, वह सस्पेंसर बनाती हैं। और सस्पेंसर जो होता है वह परिवर्तित भ्रूण को धक्का देने का कार्य करता है। इट पुशेस द एम्ब्रियो। किस तरफ धक्का देता है? टुवर्ड्स एंडोस्पर्म, भ्रूणपोष की तरफ देता है। चूष्कांग जो होती है कोशिका या हॉस्टोरियल सेल जो होती है वो कहां होती है? ये हमारा एम्ब्रियो। चूष्कांग कोशिका आपकी यहां पर होती है और ये एंडोस्पर्म है, और यहां पर
जायगोट होता है। चूंकि जायगोट निभाग की तरफ है, एंडोस्पर्म की तरफ है, इसलिए हम कहते हैं कि एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट एंडोस्कोपिक होता है, अंतर्मुखी होता है। अगर भ्रूण या एम्ब्रियो यहां होता तो इसको एक्सोस्कोपिक कहते हैं। अब बात चलेगी कि इस एम्ब्रियोनिक सेल का डेवलपमेंट कैसे होता है। इसमें एक विभाजन लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा विभाजन भी लॉन्गिट्यूडनल और तीसरा विभाजन अनुप्रस्थ होता है, जिसके कारण हमको अष्टक यानी कि ऑक्टेंट मिलता है। इस अष्टक को यदि आप देखोगे तो इसमें 4 सेल ऊपर और 4 सेल नीचे होती है। तो ये 1, 2, 3 डिवीजन हुए, ये आपका अष्टक बन गया। इसमें ऊपर की 4 सेल ये रही, अपर 4 सेल्स, और नीचे की 4 सेल ये रही, लोअर 4 सेल्स होती है। अपर 4 सेल्स 2 चीज देती हैं, कॉटिलिडॉन एंड नंबर 2 प्लूम्यूल, बीजपत्र। और लोअर 4 सेल्स जो होती हैं वो हाइपोकोटाइल, बीजपत्रोपरिक और रेडिकल यानी कि मूलांकुर देती हैं। इस प्रकार से द्विबीजपत्री में जो भ्रूणीय परिवर्धन होता है वह एम्ब्रियोजेनी कैसी होती है, ओनोग्रेड या क्रूसिफर टाइप की मानी जाती है। जब एम्ब्रियोजेनी होती है एंजियोस्पर्म में तो 3 अवस्थाएं मिलती हैं। एक कहलाती है ग्लोबुलर, यानी कि अंडाकार। एक कहलाती है कॉर्डेट, यानी कि हृदयाकार। और एक कहलाती है टॉर्पीडो, स्टीच। इस प्रकार से 3 अवस्थाएं मिलती है। ग्लोबुलर में तो क्या होगा, गोल हो जाएगा। कॉर्डेट में क्या होगा, हृदयाकार हो जाएगा। टॉर्पीडो में क्या होगा, मछली के समान हो जाएगा। अब ये जो एंजियोस्पर्म है इनमें 3 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके अंदर द्विनिषेचन नहीं पाया जाता है। वो है ऑर्चिडेसी,
ट्रापासिएसी, पोडिस्टोमेसी। ये हमारा द्विबीजपत्रियों में एम्ब्रोजनी